चलो, so chapter number 8, financial management. So this chapter is very important. हर एक एंगल से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो चलो कंपनी एंगल बताया हुआ है कि कंपनी में फिनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से किया जाता है फिनेंस को मैनेज, राइट। सो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर एक के लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है, सेम एज इट इज जैसे कंपनीज में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको मैनेज करना जान लिया आप लोगों ने, तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग फिनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है वो सीखें। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको मोस्टली इस एंगल से बताया, कंपनीज एंगल से, कि कंपनीज में जो बड़ी बड़ी आप कंपनी सुनते हो, राइट, टाटा है, बिरला है, अब अडानी है, रिलायंस है, इतनी इन्फोसिस है, फिर ओएनजीसी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो वहां पर फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है क्या, तो वो सब चीजें यहाँ पे बेसिक्स आपको सिखा रहे हैं, जस्ट एक स्टार्टिंग है सिखाने के लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप अच्छे से इंटरेस्ट देके समझते हो तो। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स, ठीक है, 2 वर्ड्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको पता है, दैट इज अ प्लानिंग करना, प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग करना, डिसीजंस लेना, राइट, किसके रिलेटेड, पैसों रिलेटेड, पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिलेटेड, पैसा, फाइनेंस रिलेटेड। तो यहाँ पे जनरली क्या आता है, मैनेजमेंट में हम लोग 3 चीजें देखते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब हर किसी को ऐसा समझ के चलना है कि अगर हम लोग फिनेंशियल मैनेजर हो, राइट, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। एक सबसे पहला बेसिक, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर के दिमाग में क्या चीज आएगी, कोई मुझे बता सकता है, एकदम बेसिक सी चीज, सबसे पहला उसको क्या आएगा दिमाग के अंदर, फर्म का कैपिटल कितना है, बजट कैपिटल कितना चाहिए, पैसा हम लोगों को कितना रिक्वायरमेंट है, राइट। सो फिनेंशियल मैनेजमेंट है ना, 3 पिलर्स के ऊपर काम करता है। मैं शुरुआत भी इससे कर रही हूँ चैप्टर की, मैं एंड भी चैप्टर का इन 3 पिलर्स पे आके करूंगी, ओके। चलो, तो सबसे पहला पिलर आ जाता है हमारा एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। तो जितना रिक्वायरमेंट है मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं कहां से पैसा लाऊं, ठीक है। और कंपनीज में जनरली पैसा कहां से लाया जाता है, कैसे लिया जाता है कंपनीज के अंदर, एक्वायरमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस भी, राइट। पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा रेज किया जाता है, कैसे कैसे प्राची, शेयर्स, राइट, ओके। तो यहाँ पर जो फंड्स रेज किए जाते हैं, 2 तरीकों से रेज किए जाते हैं कंपनीज के अंदर। एक होता है ओनर्स कैपिटल या फिर फंड, हम ऐसा बोल सकते हैं, और एक तरीका है हमारे पास बाहर से पैसा उठाना, बोरोड फंड्स, ठीक है। तो हमारे पास तरीके हैं, एक है हमारे पास ओनर्स कैपिटल और दूसरा तरीका है बोरोड कैपिटल, बोरोड फंडिंग, बाहर से पैसा उठाया, लायबिलिटी वगैरह। तो ओनर्स फंड में आता है क्या, जनरली शेयर्स, शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया। 2 तरीकों से हो सकता है, एक आता है इक्विटी शेयर्स, एक आता है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एक आता है इक्विटी शेयर, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो खरीदता है, राइट, आजकल पूरा डीमेटेरियलाइज्ड हो चुका है, पूरा डीमेट के फॉर्म में हो गया है,
पहले के टाइम पे क्या होता था, जिसको भी अभी जैसे फॉर एग्जांपल रोहित को शेयर चाहिए, ठीक है, किसी भी कंपनी का, तो क्या होता था, एक शेयर, ठीक है, कंपनी एक शेयर रोहित को चाहिए, भाई एक शेयर कंपनी ने दिया और उसके बदले में कंपनी को 100 रुपए रोहित ने दिए। तो जनरली ऐसा चलता था, राइट। अपने आप को म्यूट रखो। तो जैसे पहले क्या होता था, ऐसे A4 साइज का सर्टिफाइड चीज होती थी कि भाई शेयर सर्टिफिकेट हम लोग उसको बोलते थे, ऐसे कैसे A4 साइज का बना हुआ होता था, कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता था, कंपनी का कितने रुपीस का है, क्या है, वो सब चीजें लिखी हुई होती थी। तो पहले ऐसा चलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अकाउंट ओपन हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट, राइट। तो शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर्स जो खरीदता है, जो इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। एंड दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको क्या कहा जाता है, ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनका रेट ऑफ डिविडेंड, यू नो कि भाई डिविडेंड दिया जाता है उनको रिटर्न में, कि कुछ तो, अभी कोई भी इन्वेस्टर है ऐसे ही तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो कुछ तो रिटर्न मांगेगा ही मांगेगा, राइट। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन बी कॉल्ड एज द ट्रू ओनर्स of a company because rate of dividend is not fixed. प्रेफरेंस शेयर्स जो खरीदता है, देखो मैं आपको ये एक बेसिक्स बता दूं कि इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करना कंपनीज के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये चैप्टर आपने पढ़ा है एवरीवन, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा है अकाउंट्स में, हाँ या ना? यस, एवरीवन पढ़ा है ना? शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये वाली चीजें ध्यान पे है ना? शेयर फॉर फीचर, ऐसा सब कुछ होता है, राइट। ऐसे एंट्रीज होती है, ये सब चीजें होता है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स के थ्रू मार्केट से पैसा रेस करना सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव। क्योंकि मार्केट में इक्विटी शेयर को इशू करना कॉस्टली पड़ता है। क्यों कॉस्टली पड़ता है इस चीज का? क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। आपने देखा है कि कितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, यू नो, एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं इस चीज के लिए, ब्रोकर्स, बैंक्स, उनके साथ प्रायर एग्रीमेंट्स होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, जनरल पब्लिक वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट क्यों करे? सबसे पहली चीज ये आती है। ये आपको पता है कि कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा रेस करती है, लेकिन कोई भी जनरल पब्लिक पैसा उस कंपनी में कब इन्वेस्ट करेगा? जब वो कंपनी अच्छी हो, जब कंपनी का मार्केट प्राइस अच्छा हो, राइट। ये सब चीजें जनरली देखी जाती है। बट न्यू कंपनी है, अब न्यू पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसने, देखो कोई भी चीज है ना, हमेशा छोटों से शुरुआत होती है। कोई भी काम, मतलब क्या, पहले काम कर रही हो, प्राइवेट कंपनी की तरफ से काम कर रही हो, और फिर वो अचानक से टर्न हुई, उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है। तो जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कैपिटल वगैरह चाहिए होता है कंपनी को, बिकॉज एवरी एक्टिविटी इज एक्चुअली रिलेटेड विद द फाइनेंस। क्योंकि जो भी काम करो, जो भी काम, हर एक के लिए पैसा चाहिए, हर एक के लिए पैसा। तो कॉस्टली, सबसे ज्यादा जो कॉस्टली रहता है ना, वो होता है इक्विटी शेयर्स। क्योंकि बहुत मगजमारी होती है, सेबी के गाइडलाइंस को मानना पड़ता है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, एंड यू नो कि स्कैम्स जो होते हैं, इसी वजह से एक सेपरेट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी सेटअप की गई है, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को डेवलप किया गया है ताकि वो नजर रखे मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, कि कुछ भी ऐसा ऊट पटांग वाली चीजें, स्कैम्स वगैरह, ये सारी चीजें नहीं हो। तो सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे ज्यादा जो ये इक्विटी शेयर्स है, जो इन्वेस्ट करता है, दैट होल्डर्स, जिसने भी इन्वेस्ट किया है, उनको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, और दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता है उनका,
प्रॉफिट थोड़ा बहुत बचा लास्ट में तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो पूरा डिटेल प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होता है क्या। अब बात करते हैं अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेना नहीं पसंद करते हैं, जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए। तो वैसे इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट, वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है? फिक्स्ड होता है। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में और ऐसे सब चीजों में सुना होगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स, और अमाउंट उसकी बैलेंस शीट में बाहर अमाउंट के कॉलम में से फॉर एग्जांपल 10 लाख, राइट। तो ऐसा आप लोग सुनते होंगे कि भाई 9% प्रेफरेंस शेयर्स और उसकी अमाउंट 10 लाख बैलेंस शीट के अमाउंट वाले कॉलम में। तो वो 9% क्या है? दैट इज अ रेट ऑफ डिविडेंड, राइट। सो हाँ, यस ऑफ कोर्स आर्यन, के लिक्विडेशन वगैरह के टाइम पर प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पैसा दिया जाता है, उनका डिविडेंड वगैरह क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए भाई, ऐसे इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स नहीं है, ट्रू ओनर्स नहीं है। भले ही इसको ओनर्स कैपिटल कहा जाता है, बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रू। नहीं, मंथली नहीं होता है, ईयरली होता है। ईयरली डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी डिक्लेयरिंग जो होता है ना डिविडेंड, वो मार्च अप्रैल के टाइम पे वो बता देती है कि वो कितना डिविडेंड देगी, बट डिविडेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो जब वो साल खत्म हो जाता है, बिकॉज यू नो financial year is from 1st April to 31st March, right? तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो होती है वो होती है मार्च अप्रैल फेब में, ये डिसीजंस लिए जाते करते हैं, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में इस चीज का डिसीजन वगैरह लिया जाता है, और फिर इसका एक साल जब खत्म हो गया ना, तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, राइट, फिर मई वाले मंथ में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। इन्वेस्ट वो कुणाल, इनका रेशियोस क्या रखने हैं वो कंपनी डिसाइड कर सकती है। इक्विटी शेयर्स के थ्रू कितना पैसा रेज करना है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कितना रेज करना है पैसा वगैरह, वो कंपनी का डिसीजन होता है। वो कंपनी कैसी है, कंपनी में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है या कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है, कंपनी का टाइप कैसा है, साइज कैसा है बिजनेस का, वो सब चीजों के ऊपर ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि अगर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो बेसिस पे सारे फैक्टर्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जब भी हम लोगों को कैसा रेशियो कैसे सेट करना है, कि इक्विटी शेयर्स कितने रेज करनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कितना कैपिटल रेज करना चाहिए, फॉरवर्ड फंडिंग कितना अपने को लेना चाहिए, ये जो रेशियोस चलेंगे वो डिसाइड होता है एज पर द टाइप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एटीट्यूड लेवल, मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, समझे। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है। अभी इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, ठीक है। एंड यू नो के शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, बट ये क्या है, जनरली ये लॉन्ग टर्म ही है सारा का सारा। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनीज के पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह वो बैंक वगैरह से ले सकता है, दूसरी चीजें भी है, लेकिन दिस इज कैन बी कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म, राइट। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है सारी की सारी, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में मैं लिख दूं रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, ठीक है। मैं छोटा छोटा क्लेरिफाई कर रही हूँ ताकि आपको बेसिक्स पता चले। बेसिक्स फिर से मैं एक बार, जब ऑलरेडी 11th में पढ़ते हुए आए हूँ, उतने बेसिक्स को खाली क्या कर रही हूँ, फिर से फ्लैशिंग कर रही हूँ, फ्लैशबैकिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इसके अलावा एक और चीज ओनर्स फंड के अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन आपके बुक में ये चीज नहीं बताई है,
प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हो तो वो तीसरी चीज भी इंक्लूड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको आप लोग पढ़ते आए हो एज अ प्लफिंग बैक ऑफ अ प्रॉफिट 11th स्टैंडर्ड के अंदर, राइट। तो वो तीसरी चीज इधर इंक्लूड होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बट आपके बुक में नहीं है। हम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है जनरली, जो प्रॉफिट, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर समझो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने लोन पे इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, सब चीजें माइनस की, ठीक है। अभी हमारे पास बचा फॉर एग्जाम्पल 60,000। 60,000 में से 2 पार्ट्स किए जाते हैं। एक पार्ट रखा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स का, और रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी क्यों रखती है, क्योंकि उसको कभी फ्यूचर एक्सपांशन करना हो बिजनेस में, या कोई नया प्लांट वगैरह मशीनरी खरीदना हो, ऐसी सब चीजों के लिए जनरली रिटेन्ड अर्निंग्स किया जाता है। और बाकी का जो बचा होता है ना, वो पार्ट होता है डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। सो डिविडेंड में 2 पार्ट, सबसे पहला जो डिविडेंड देंगे वो देंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जितनी अमाउंट बची वो जाएगी किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो ऐसा जनरली प्रोसीजर्स होते हैं, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, करते हैं। इसमें रिजर्व्स नहीं, इसको रिजर्व्स नहीं बोलते हम लोग, इसको हम लोग है ना रिटेन अर्निंग्स को कुणाल प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट हम लोग पढ़ते हुए आए थे 11th स्टैंडर्ड में। हाँ मिहिर, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, ठीक है। और कभी भी कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, इंसॉल्वेंट वगैरह हो जाती है, तो इन दोनों में से इक्विटी और प्रेफरेंस में से सबसे पहले जो पैसा लौटाना होता है ना, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लौटाना होता है, ठीक है। तो आपकी पॉइंट क्लियर, मैं आगे जाऊं? यस और नो? हाँ मिहिर, आगे जाएं हम, ठीक है। चलो देखो, ये एक बेसिक कि कंपनी जो पैसा रेस करती है उसके पास 2 चीजें हैं, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड फंड। अब मैं अगर इधर बात करूं बोरोड फंड्स की, तो बोरोड फंड्स में हमारे पास आते हैं डिबेंचर्स, राइट। डिबेंचर्स में भी क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, ठीक है। बिकॉज डिबेंचर्स कैन बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 10% डिबेंचर्स और टोटल अमाउंट उसकी बाहर 5 लाख बैलेंस शीट में, ऐसा देखा हो आपने। 10% डिबेंचर्स उसका 5 लाख। तो ये 10% जो है आगे जो हम लोग यूज करते हैं दिस परसेंटेज, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसका भी फिक्स्ड होता है एंड दिस इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये बाहर से पैसा उठाया हुआ है, ठीक है। डिबेंचर जो खरीदता है, जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना होता है ना, उनको मस्त सा रिटर्न चाहिए होता है और कोई टेंशन नहीं लेनी होती है, वो बंदे, वो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं वो लोग। तो उनका क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स। और ये बोरोड फंड है, तो इन लोगों को एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है भाई। ये लोग बोरोड फंडिंग, ये जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर होल्डर्स, उनका कोई भी मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये चीज दिमाग के अंदर रखना। बिकॉज ये लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, दे आर कॉल्ड एज अ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर, इसमें से भी इक्विटी और प्रेफरेंस में से भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा राइट्स है, बिकॉज दे कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी की जो एजीएम ऑर्गेनाइज की जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मंगवाया जाता है, ठीक है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अगर उनके रिलेटेड कोई डिस्कशन वगैरह हो रहा हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मंगवाएंगे, बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इतना नहीं मंगवाते। ठीक है, सो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसी सब चीजें हमारे पास बोरोड फंडिंग में, लोन्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ओनर्स फंडिंग और बोरोड फंडिंग का क्या रेशियो होगा, राइट? कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 करोड़ कैपिटल चाहिए। अब 10 करोड़ कैपिटल मैं कितना ओनर्स कैपिटल के थ्रू रेस करूं पैसा और कितना बाहर बोरोड फंडिंग के थ्रू पैसा रेस करूं, वो जो रेशियो होगा वो रेशियो कैसे डिसाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, एटीट्यूड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, कैसे चल रही है, मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड कैसा है, राइट? तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा लगता है इसके अंदर। डिबेंचर्स को इशू करना इतना कॉस्टली नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करना कॉस्टली नहीं है, राइट? और अगर मार्केट एकदम लो चल रहा है, राइट, मार्केट एकदम डाउन चल रहा है, तो इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए जाते कभी भी नहीं, क्योंकि कोई भी सामने इन्वेस्टर खरीदेगा ही नहीं। अगर मार्केट मंदी, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मार्केट एकदम डाउन है, तो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में से ही इशू किया जा सकता है। अगर तेजी चल रही है, इन्फ्लेशन वाली चीज चल रही है, मार्केट में प्राइस शेयर का ज्यादा चल रहा है, मार्केट ये जो सेंसेक्स और ये सब बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो वो सिचुएशन को देखते हुए इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में, क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट करने के लिए करेगा, हाँ भाई काफी अच्छा चल रहा है, मार्केट वगैरह काफी अच्छा है, इन्फ्लेशन जैसा चीज चल रहा है, तो सब बातों को, सारी चीजों को कंसीडर करके चलना है। अब कोई कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा काम मशीनरीज पे ही होता है, तो उस कंपनी में ज्यादा कैपिटल चाहिए, राइट? तो उनको सोचना पड़ेगा ओनर्स फंड, बोरोड फंड कितना चाहिए। कोई कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर लेबर ज्यादा काम करते हैं, तो उनको वैसा सोचना पड़ेगा, राइट, कि उनको कैसा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उधर फिक्स्ड असेट्स इतने नहीं चाहिए होंगे। अपने को जिस क्वांटिटी में, जिस प्रपोर्शन में फिक्स्ड असेट्स चाहिए होते हैं ना, उसके बेसिस पे इवन डिसाइड किया जाता है कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड कितना कितना अपने को रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। और फाइनेंशियल मैनेजर के दिमाग के अंदर एक ही चीज होती है, आप हो अगर फाइनेंशियल मैनेजर, तो आपके अंदर भी एक ही चीज चलेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाना है कम से कम रेट पर। एक ही कंसेप्ट दिमाग के अंदर ये चीज चलेगा। तो आपको जितने फैक्टर्स को कंसीडर करना है, आप वो फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आप ये डिसीजन लोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। क्योंकि आप महंगे में पैसा लोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर मैंने आपको बोला बहुत महंगे है, उसको बाहर मार्केट में इशू करना और वहां से पैसा आपको लेना, आपको कंपनी को बहुत महंगा पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के चीज की जाती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का इंटरफेरेंस भी होता है मैनेजमेंट के अंदर, बिकॉज दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे कंपनी में जो फाइनेंसिंग होगा वो कैसे होगा। ठीक है, सो ये सबसे पहला हमारे पास एक पिलर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। सो सब चीजें ध्यान रखोगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और कैसा माहौल है मार्केट का, कंपनी को कैसा रिक्वायरमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स कैसे चाहिए, क्या, एवरीथिंग। ठीक है, ये फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर आते हैं हम लोग, सेकंड पिलर है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा ये 3 पिलर्स पे चलता है। तो हम लोग बात करेंगे अभी सेकंड पिलर के तरफ, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। मुझे बताओ कंपनी कहां पर यूज करती है पैसा? जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम है
कि उस पैसों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे यूज करना है उसको। सो कहाँ कहाँ वो यूज करती है, कैसे यूटिलाइज करेगी, क्योंकि कम से कम पैसा इस्तेमाल किए हुए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आना है, ज्यादा से ज्यादा अपने को रिटर्न मिले। दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ एवरी फाइनेंशियल मैनेजर। मैनेजमेंट यही है एक्चुअली, प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेना है। यूटिलाइजेशन के टाइम पे क्या सोचते हैं हम लोग, कम से कम पैसा हमको देकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हम लोगों को होना चाहिए। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, राइट। सबसे पहला आ जाता है फिक्स्ड असेट्स और दूसरी चीज आती है करंट असेट्स। ठीक है, जो पैसा इन्वेस्ट करे अगर हम लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक चीज को, हम जितना पैसा अगर मैं फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट कर रही हूं उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। या तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जितना अमाउंट मेरे को नीड है फिक्स्ड असेट्स परचेस करने के लिए, उसको, वो जो कैपिटल वाली अमाउंट है ना, उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मींस लॉक हो जाता है पैसा। आज मशीनरी खरीदी मैंने, 10 साल के लिए भूल जाओ वही पैसे को। अगर आज मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया मशीनरी के अंदर, तो वही 10 साल 15 साल तक तो भूल जाओ, क्योंकि ड्यूरेबल है चीज, लाइफ लॉन्ग है। तो हमको बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अपने को कितनी जरूरत है मशीनरी की, कैसी मशीनरी की जरूरत है, 10 बार सोचेंगे अपने लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी कंपनी होगी। फिक्स्ड असेट्स में लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर, जो आपको लेना है आप अंदर डाल सकते हो। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों चीजें आप कंसिडर कर सकते हो। सो व्हाटएवर फंड्स वी आर रिक्वायर्ड to purchase the fixed assets can be called as a fixed capital, right? So fixed capital, मुझे आप बता सकते हो कि fixed capital 1 करोड़ रुपए मैं क्यों डालूं इस प्लांट में, कब डालूंगी, जब मुझे उस प्लांट में से ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो। एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी हर किसी की यही चलती है, राइट? रिटर्न कितना मिलेगा मेरे को, और प्लस मुझे ये चीज भी नहीं भूलनी है कि अगर फिक्स्ड असेट्स में पैसा डाला है तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, वो चीज भी तो कंसिडर करके चलनी है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा भाई, आज अगर ये 1 करोड़ रुपए में ये प्लांट मशीनरी में डाल रही हूँ, मुझे प्रोडक्शन कितना होगा उसकी कैलकुलेशन नहीं करोगे, उसकी कैलकुलेशन अपने लोग करते हैं। उसमें से प्रॉफिट मुझे कितना होगा, आज 1 करोड़ डाल रही तो कब मेरे पास 1 करोड़ मेरे पास वापस आ जाएगा पैसा, क्योंकि मैं तो यही सोचूंगी ना, मेरे को निकलेगा कब तक, 4 साल में, 5 साल में, इसमें से चीज सोच के फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी ना। सो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, राइट, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे आपके बुक में बोला गया हुआ है डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट 2 तरीकों से ही हो सकती है, या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या तो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज कर दूंगी, क्या लिखूंगी, डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ओके, और जो डिसीजंस मैंने लिए यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स रिलेटेड, उसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग करना। क्या बोला जाता है उसको, कैपिटल बजटिंग करना। कैपिटल मतलब सीधी सी बात है, वो कैपिटल में से मैं फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे एक बजट रेडी करना पड़ता है, जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। एक बजट दिमाग में सेट तो करूंगी ना कि आज मेरे पास 2 ऑप्शन है,
मेरे पास जर्मनी का प्लांट भी है, मेरे पास जापान का प्लांट भी है। मैं कौन से प्लांट में इन्वेस्ट करूं, उसका लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन कितना काउंट होगा, प्रोडक्शन कितना मिलेगा, प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा, इतना पैसा डालूंगी तो कब तक मेरे को इतना पैसा निकल आएगा बाहर, कितने साल में निकल आएगा। सो एवरी कैलकुलेशन जो मुझे करनी पड़ती है एडवांस में करनी पड़ती है। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बजटिंग कर, राइट। क्योंकि बजटिंग का मतलब स्टेटमेंट हम लोग बनाते करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट। उसको इस वजह से क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी वो बात होगी। दूसरी चीज आ जाती है करंट असेट्स। करंट असेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। आज अपने को प्रोडक्शन करना है, वी नीड अ स्टॉक, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक चाहिए। कितना स्टॉक चाहिए मेरे को, कैश, सबसे बड़ी चीज तो सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को, कुछ भी इंश्योरेंस बढ़ना है, वी नीड अ कैश और अ बैंक बैलेंस। बैंक में कितना बैलेंस रखना पड़ेगा, कितना अपने को क्या चाहिए, अपने को कैश हाथ में रखना पड़ेगा। देन डेटर्स है, राइट। सो करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो सके कैश के अंदर, लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है उसके अंदर, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, इतना लॉन्ग पीरियड तो होता नहीं है। बिल्स रिसीवेबल, ये सब जो आइटम्स होती है उनके अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। कि कितना कैश रखना चाहिए, कितना बैंक बैलेंस रखना चाहिए, अपने को ये काम है, राइट। सो ये जो वर्किंग कैपिटल आप लोग आगे चलकर सीखोगे, कैसे रखना है, क्या रखना है, कितना रखना है, कैसे, क्यों रखेंगे हम लोग इतना, कंपनी कैसी है। मैंने जो आपको बोला कि जहां पर प्रोडक्शन होता है लेबर ओरिएंटेड, ज्यादा से ज्यादा लेबर काम करते हैं, मशीनरी का इतना काम नहीं है, वहां पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स में कम इन्वेस्टमेंट करना। सो कैसी कंपनी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। आज आप लोग आगे चलकर कुछ भी अपना बिजनेस सेटअप करते हो, तब 10 बार सोचोगे ना कि आज मेरी कंपनी में मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इस बुक से आपको क्या पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से डिसीजन अपने लिए ले लिया, क्योंकि पैसों का मामला है। और फाइनेंशियल मैनेजर, एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर वही हो सकता है जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके चले, कम से कम पैसा दूं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए मेरे पास, यही चलता है। तो कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब इन शॉर्ट कितना करंट असेट्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये चीज अपने इसके अंदर पढ़ेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, या तो फिक्स्ड कैपिटल में या तो वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों को जो डिसीजन लेना पड़ता है, पहले सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि करोड़ ऑफ रुपीस का बात है, इतना जल्दी मैं डिसीजन नहीं ले सकती। हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, जिसको नाम दिया जाता है एज अ कैपिटल बजटिंग। ओके, तो ये हमारा दूसरा पिलर है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पूरा। तीसरी चीज आ जाती है, सबसे छोटी चीज है लेकिन सबसे मुद्दे वाली चीज वही है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। पैसा प्रॉफिट आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें अपने लोग, ठीक है। तो हमारा थर्ड पिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। हर कोई ऐसा सोचेगा लाइबिलिटी कम करो, पहले इंटरेस्ट देना है डिबेंचर को दो, लोन लिया है लोन पे इंटरेस्ट दो, क्रेडिटर्स को चुकवा करो, भाई खत्म करो ये बात। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करेंगे ना हम लोग। फिर टैक्स देनी है, कितनी देनी है, दो दो, चलो भाई। फिर जो बचेगा प्रॉफिट, फिर होंगे पार्ट, डिविडेंड कितना देना है, रिटेन अर्निंग्स कितना रखना है। अगर मेरा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर मेरे को है ना यार थोड़ा मशीनरी रिलेटेड खर्चा करना है, तो रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रखूंगी, डिविडेंड कम दूंगी इस साल। डिविडेंड भी मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर का तो रेट फिक्स है, उनको तो देना ही देना है, बाकी बचा इक्विटी शेयर उनको कम दो, चलेगा। रिटेन अर्निंग्स रिलेटेड कोई काम नहीं है भाई, ठीक है कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है, अब इतना नहीं चाहिए पैसा वगैरह
दे दो डिविडेंड इस साल ज्यादा। तो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस कैसा चल रहा है कंपनी का, उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनेंस कंपनी के अंदर, राइट। तो जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड, डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड। ठीक है, सो ये 3 पिलर्स, एक हम पढ़ेंगे डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चाहे सरकार का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे इंडिविजुअल, अपने ऊपर भी यही काम चलता है। ये 3 तरीके ही चलते हैं हमारे पास, ठीक है। सो 10 मिनट के लिए फिर से खाली रिजॉइन हो जाना, 10 मिनट के लिए।